हफ्ते की कमजोर शुरुआत के हैं सारे संकेत। दुनिया भर के बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव भरा कारोबार। आज है दो दमदार लिस्टिंग भी और इसके साथ साथ एक्शन है मंथली एक्सपायरी का। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडाली। थोड़ा कंसोलिडेशन हम पिछले हफ्ते देख ही रहे थे सर। बिल्कुल। क्या इस हफ्ते भी बना रहेगा या फिर एक्सपायरी वीक है तो उतार चढ़ाव हो सकता है, जानना है आपके साथ। आईपीओस के लिए भी बड़ा हफ्ता है, लिस्टिंग भी होने वाली है। आज ही दो लिस्टिंग है, उस पर भी फोकस है। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या? आज के ट्रिगर्स इस दीप अमेरिकी बाजारों से और दुनिया भर से जो आते दिख रहे हैं वो ठीक है, इतने बुरे नहीं है। अमेरिकी बाजारों में 200 अंकों की तेजी रही, उम्मीद से कहीं बेहतर शुक्रवार के सेशन में। लेकिन डाउ फीचर्स थोड़े से नीचे हैं आज, उसका असर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है। कच्चा तेल $87 के आसपास है, इसके नीचे है। ये एक बड़ा पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए कि दाम काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा सेंसेक्स में बदलाव होने की तैयारी में है। टाटा मोटर्स की एंट्री हो रही है और डॉक्टर रेड्डीज बाहर होगा। आज दो नई लिस्टिंग है और आर्कियन और साथ ही साथ एक और आईपीओ जो 5 स्टार, ये दोनों लिस्ट होने वाले हैं। तो इन दोनों का भी पूरा विश्लेषण होगा। तो एक्शन स्टॉक्स के लिहाज से और इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिहाज से ढेर सारे हैं जिनके दम पर हम वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की करेंगे शुरुआत। बिल्कुल, तो ट्रिगर्स तो ढेर सारे हैं, बात करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ एक्विजिशंस की भी खबरें हुई हैं, कुछ बड़ी डील्स भी हुई हैं ओवर द वीकेंड, कुछ बदलाव भी हुए हैं, इस पर भी करना है फोकस। पर एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र डालते हैं। फ्राइडे को एक हल्का बाउंस बैक यूएस ने ज़रूर दिखाया सर, बट वो पिछला पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन का ही रहा। ऐसी कोई बड़ी खबर भी नहीं आई है ओवर द वीकेंड, फिर भी हम ये सुस्ती देख रहे हैं। ये मतलब कुछ भी खबर आ जाए अच्छी बुरी, बाजार ने रिएक्ट करने का मन ही हटा लिया इस समय। सुस्ती वाला माहौल ज्यादा है आज। सबसे पहले तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि एसएक्स निफ्टी 75-80 पॉइंट नीचे क्यों है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी, लगभग 100-125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है। जब हम बंद हुए तो 75 पॉइंट के आसपास की तेजी शायद मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स में थी। उसके सामने डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट करीबन ऊपर चढ़कर बंद हुए और अब 100-125 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं तो करीबन एकदम फ्लैट हो गया आपके लिए अमेरिकी बाजार इस वक्त संकेत के लिहाज से। तो पहला कारण डाउ फ्यूचर्स मजबूत नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा कारण, अगर एशिया की तस्वीर आप देखेंगे दीप, तो एशिया में लगभग सब जगह अच्छी खासी बिकवाली का माहौल है। हांगकांग 2.5% नीचे, चलो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना 1% नीचे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन निक्केई फ्लैट है, अमेरिका की तेजियों पर भरोसा करता हुआ नहीं दिख रहा है। सिंगापुर आधा पौन % नीचे, कोरिया 1.25% नीचे। तो बाकी एशियाई बाजारों में माहौल कोई खास अच्छा है नहीं और मेरे ख्याल से इस वजह से भी एसएक्स निफ्टी थोड़ा सा अपने पड़ोसियों को देखकर दबाव पे आता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक दबाव की वजह तो ये है जो एसएक्स पर दिख रही है। रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, इससे बेहतर संकेत की आप उम्मीद करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका में 200 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ बंद हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बाद अच्छी क्लोजिंग मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, आपके बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं, कोई खास बढ़कर नहीं आ रहे। तीसरा, आपका डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास है, वो भी स्टेबल है, हल्का सा बढ़ा आधा पॉइंट, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चौथा, जो कच्चा तेल है वो तेजी से घट कर आया है, $87 के नीचे कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख रहा है। कितने 13-14 हफ्तों की निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं हम कच्चे तेल में। 7 हफ्ते के निचले, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम मेरे ख्याल से $87-88 के आसपास आकर कच्चे तेल में वहीं से हमने रिकवरी देखी थी, जो कि लगभग $98 तक पहुंची थी। 98 से 87 के लेवल को हमने बहुत तेजी से नीचे घटते हुए देखा है। दो बड़ी वजह दी। पहली वजह, भले आज का ट्रिगर कच्चे तेल की कमजोरी का ये है कि चीन के दो बड़े शहरों में कोविड लॉकडाउन थोड़े से और तेजी से लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर कोविड बढ़ने के खतरे के चक्कर में लोगों को डर ही है कि डिमांड कम होगी, इसलिए कच्चा तेल गिरा है। बट हकीकत बात यह है, कच्चे तेल के गिरने के पीछे और इस तेज़ गिरावट के पीछे, जो कि पिछले हफ्ते में आप 12-13% की देख चुके हैं, उसके पीछे बड़ा कारण ये है दीप कि सबको समझ में आ रहा है डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है अमेरिका और बाकी अर्थव्यवस्था जो यूरोप की है, वहाँ पर दिक्कतें अब बढ़ने वाली। जिस तरह से ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ी है, उसका असर साफ नज़र आ रहा है। तो कच्चे तेल में सबसे बड़ा इशू डिमांड का है। एक हिंदुस्तान को छोड़ दे, बाकी कुछ एक देशों को छोड़ दे, तो कहीं से भी डिमांड बढ़ने के या डिमांड कायम रहने के संकेत नहीं है और कच्चा तेल उसी पर रिएक्शन दे रहा है। सो ये फंडामेंटल कारण से कच्चा तेल गिरता हुआ दिख रहा है। नो डाउट ट्रिगर चाइना का बना है, चाइना का ट्रिगर बने बगैर अगर कच्चा तेल गिरता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि वो ज़्यादा टिकाऊ होती है। कई बार ऐसा होता है कि खबरों के दम पर गिरते हैं तो थोड़ा आप रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ट्रेंड और दिशा
जो कच्चे तेल की है वो बेहद साफ है। इस बार आप देखिए पूरा जोर लगा लेने के बावजूद $100 को पार नहीं कर पाए। तो अब आपके लिए $95-100 टॉप हो गया, है ना। अब जब तक $100 पार ना करे तब तक चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और $100 पार करने के लिए न तो ओपेक के प्रोडक्शन कट से बात बनेगी, न कि अमेरिका के भंडार कम हो जाए उससे बात बनेगी, न यूरोप में सर्दियों में कच्चे तेल की डिमांड बढ़ जाए उससे बात बनेगी। अगर ये बात बनेगी तो सिर्फ एक ही वजह से कि कहीं न कहीं कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ जाए और उसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ जाए तो अलग बात है, जो कि फिलहाल दिखता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा इस वीकेंड पे एक खबर और भी आई है, नेटो से बातचीत करने की खबरें आती दिख रही कि शायद रशिया शुरुआत करे। अब कितना सही है कितना गलत है, होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन कम से कम रशिया यूक्रेन फ्रंट पर भी खबरें ठीक ठाक आने बाइडेन भी थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, बाइडेन भी सॉफ्ट हो रही है। तो मतलब अब ज्यादा वो तनाव वाली चीज नहीं दिख रहा है। और भी तो एक चीज हुई है अमेरिका में, अरे कैसे भूल सकते हैं, तेल में आग लग रहा है। तो ट्रम्प साहब फाइनली ट्विटर पर आ चुके हैं। आप में से जो लोग उन्हें फॉलो करना चाहते हो, हाँ, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि पहले फॉलो कर रखा था तो फॉलो माना जाएगा। नया अकाउंट बनाया है ट्रम्प साहब का, नहीं पुराने ही है, बट वो कुछ डिटेल्स, लेकिन उसमें फॉलोअर तो कम हो गए, फॉलोअर्स कम हो गए क्योंकि पुराने फॉलोअर्स अभी वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं उसमें। अच्छा, बाद में हो जाएंगे। तो अगर मैं पहले फॉलो करके रखा था तो नहीं, दोबारा आप कई लोगों को दोबारा फॉलो करना पड़ रहा है। हाँ ओके, तो पुराने आप अपना देख लो भाई, नहीं है पर वो अभी तक उन्होंने कोई नई ट्वीट डाली नहीं है, मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं करेंगे नहीं करेंगे। तो एकदम पहला ट्वीट तो धमाकेदार होना ही चाहिए। देखिए कुछ वैसे तो हर ट्वीट उनका धमाकेदार उम्मीद की जाती है, लेकिन पहले वाले पे तो बड़ा धमाका कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा तो मान के चले। तो आई थिंक ट्रम्प साहब भी या तो शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा वो सही मुहूर्त है जिस समय मैं पहला ट्वीट डालूं, या किसी न किसी ऐसी धमाकेदार चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसके दम पर आएंगे। तो चलिए, ट्रम्प साहब की वापसी स्वागत योग्य है, हमारा मन लगा रहेगा कुछ नहीं, हमें तो उतना इंटरेस्ट है। हालांकि उनका वही वाला मामला है, लव मी और हेट मी कांट इग्नोर मी, तो इग्नोर कोई करेगा नहीं। सो आई थिंक ग्लोबल संकेतों पर फिर से लौटते हैं दीप, तो ओवरऑल संकेत ठीक है, कोई खास किसी तरह से बुरे नहीं, हमारे लिए संकेत अच्छे ही माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे, एक्सेप्ट एशिया की कमजोरी, एक्सेप्ट थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी। ये जो चाइना में डिमांड गिरने की बात हो रही है, वो गिरेगी, कौन नहीं चाहता डिमांड गिरे। अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है, बाकी सब देश चाहते हैं डिमांड गिरे। इनफैक्ट इनडायरेक्टली तो हम भी चाहते हैं कि डिमांड न गिरे लेकिन महंगाई कम हो जाए। तो आप अगर ये सोचो कि महंगाई कम हो जाए डिमांड कम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा तो संभव है ही नहीं ना। तो दोनों साथ में आएंगे ना। अब ये तो प्रकृति का नियम है, जो भी आप करेंगे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला मामला है, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, सो वो तो होना ही होना है। सो आई थिंक अगर आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे महंगाई को काबू में करने के लिए और महंगाई को नीचे लाना है तो डिमांड तो गिरेगी। अब आपको डिसाइड ये करना है कि डिमांड गिरने पर और महंगाई कम होने पर खुश होना है या फिर दुखी होना है, ये आप डिसाइड करें। उसी पर होना तो है जी, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आई डोंट नो ये डिमांड की वजह से या क्या है, बट जो मेटल्स पर ड्यूटी लगी थी, हाँ, वो सरकार ने वापस ले लिया। एसेंशियली जो मई में ड्यूटी लगाई थी उन्हीं लेवल्स पर आ गए, तो जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगी थी वो वापस आ गई हैं। हाँ, तो पुरानी जो ड्यूटी जिस लेवल पर थी उसी लेवल पर लिया है, और जो सरकार ने पहले ड्यूटी बढ़ाई थी जिसकी वजह से मेटल शेयरों पर थोड़ा असर भी पड़ा था, अब वो वापस ले जाएगी। पहली बात तो ये दीप कि मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि हमारी खबर इस मामले में गलत साबित हुई, क्योंकि हमने 3 दिन पहले हमने ये खबर की थी कि शायद बजट तक सरकार अब ड्यूटी में छेड़छाड़ न करे। और आमतौर पर इस खबर को करने के पीछे जो हमारा इरादा था वो ये था कि कुछ तो संकेत हमें मिले थे सरकार की तरफ से अनडाउटेडली। दूसरा ये कि जब बजट बनाने की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो फिर सरकार आमतौर पर किसी तरह के ऐसे फैसले नहीं लेती ड्यूटी में बदलाव के। तो उसके बेसिस पे हमने कोशिश की थी और हमने रिपोर्ट की थी, और क्योंकि गलत हुई खबर तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कभी कभी होता है कि सोर्स बेस्ड खबरें 100 में से 100 सही ना हो, 4-5 गलत भी हो जाती है या किसी में समय भी लगता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टील पर जो हमारा अंदाजा था कि ड्यूटी अगर हटेगी तो बजट में हटेगी, उससे पहले हुई है। नंदलेस एक तरफ खबर को हटाकर देखें तो जो ड्यूटी हटी है जो पुराने लेवल्स पर लेकर आए हैं, जिसमें आयरन ओर में कुछ पर्टिकुलर प्राइस तक के आयरन ओर है उनमें ड्यूटी पूरी जीरो कर दी गई है, बाकी 30% पर लाई गई है। जहाँ तक स्टील कंपनियों का सवाल है, अनडाउटेडली सेंटीमेंट के लिहाज से इनके लिए पॉजिटिव है। सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है। पैलेट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए भी सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव, उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन क्या वाकई में ये स्टील कंपनियों के लिए बहुत फायदे की बात है? तो इसका जवाब है ना।
100% ना। अच्छा। उसका कारण ये है दीप कि पिछला हफ्ता देखिए कमोडिटीज बाजारों में कोहराम मचा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरह से मेटल्स आयरन ओर के दाम वहाँ पर कम हुए हैं। सो अगर आप एक्सपोर्ट सस्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप ड्यूटी हटा भी रहे हैं, लेकिन डिमांड तो होनी चाहिए। आपका स्टील खरीदेगा कौन? राइट। लोकल डिमांड मुश्किल में है, प्राइसेस पर प्रेशर है और ग्लोबल डिमांड है ही नहीं। आप सोचिए जहाँ कच्चा तेल लोग नहीं खरीदे तो स्टील कहाँ से खरीदेंगे? Exactly. राइट। Exactly. कच्चा तेल तो रोज काम में आने वाली चीज है, जो स्टील में तो फिर भी चलिए बड़ी खरीदारी आपके कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स पर होती है, राइट। सो आई थिंक ग्लोबली आप चाहें तो भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ड्यूटी हटने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पर डिमांड नहीं है और दाम बहुत तेजी से घटे, तो आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सो मेरा ये मानना है इस खबर के दम पर क्या मेटल स्टॉक्स चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, 100% चलेंगे। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, 4-5%, 6% स्टॉक बढ़ेंगे, लेकिन स्टैंड वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। और हम 3 दिन पहले भी यही कह रहे थे कि मेटल सेल ऑन राइज है। जब कभी भी किसी अच्छी खबर की वजह से आपको मेटल शेयरों में उछाल दिखे, आपको मार्च तक बहुत तेजी में मेटल में नहीं आना है। ये तिमाही के नतीजे आप देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि नंबर्स कितने खराब आ रहे हैं। जो सितंबर की तिमाही थी उससे खराब नंबर आने की आशंका पूरी है दिसंबर में। सो आई थिंक स्टॉक प्राइस के एंगल से आप सोचेंगे तो अगर आप फंसे हुए अटके हुए, आप सोचिए ना 88-89 रुपए का भाव चलता था सेल के रिजल्ट के दिन, आज 80 रुपए, 10% निकल गया। करेक्ट। सो आई थिंक अगर आप अटके हुए हैं तो ऊपर में निकलने के बारे में सोचे। हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बने, हो सकता है एक सेंटीमेंट के लिहाज से 1-2 दिन की तेजी बने, हो सकता है खुलते ही जहां गैप से खुले वहीं से वापस गिरना भी शुरू कर दे। एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या हो सकता है कहना मुश्किल है, ये डिपेंड करेगा शॉर्ट कवरिंग पे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मेटल शेयर है तो आपको ऊपर में देना है, लेना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। लेना है मतलब एग्जिट का मौका आज मिल रहा है? हाँ, मिले आज कल 1-2 दिनों में, जब भी बीच बीच में जब भी सेंटिमेंट की वजह से थोड़ा उछले तो आपको देना है। ठीक है। बाजार पर नजरिया, क्योंकि हम भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। हालांकि पिछले हफ्ते बैंक्स में हमने ऑफकोर्स नए हाई बैंक निफ्टी में देखे 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देखी। ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा क्योंकि अब तो एक्सपायरी भी आ गई है? नया कुछ दिख नहीं रहा दीप। खराब ऐसा कुछ है नहीं कि आप तेजी से घट जाएं, गिर जाएं। नया कुछ ट्रिगर चाहिए। प्रॉब्लम क्या है दीप, कच्चा तेल $86 पे हमारे लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन हम उस पर देख नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार लोग कहते हैं कि अरे सर आप तो कहते थे बीच में कि कच्चा तेल ये हो जाएगा, तो ऐसा। मार्केट की समस्या क्या है? मार्केट की समस्या है कि हर वक्त एक किसी नए ट्रिगर पर ट्रेड करता है। एक ट्रिगर पर बहुत ज़्यादा दिन मन नहीं लगता उनका, है ना। कभी महंगाई के आंकड़े पे, कभी बॉन्ड यील्ड पे, कभी डॉलर इंडेक्स पे, कभी कच्चे तेल पे, कभी हांगकांग पे, कभी यूरोप पे, है ना। इस वक्त मजे की बात ये दीप कि हम किसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी कोई भी एक सिंगल ट्रिगर ऐसा नहीं जिसके दम पे आपको ये कहे कि नहीं बाजार ऊपर या नीचे इसी ट्रिगर को देख के जाएगा। और कभी कभी ऐसा समय होता है, आमतौर पर आपको कोई न कोई एक ट्रिगर ऐसा मिलता है जिसकी हम हमेशा जिक्र करते हैं। लास्ट टाइम आपने कहा भी था कि कब बढ़ेगा बाजार, अगला ट्रिगर क्या होगा, तो हमने कहा कि अब बॉन्ड यील्ड्स नीचे आकर स्टेबल हो गए, बाजार ऊपर आकर स्टेबल हो गया। हाँ। अब न बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, न बाजार घट रहा बढ़ रहा है। सो आई थिंक ठीक है, कभी कभार कोई ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर रोज आपको कोई ट्रिगर मिले ही या किसी ट्रिगर पर बाजार ट्रेड करे। और ये डिसाइड करने वाले आप और हम हैं कौन? मार्केट के मूड पे है, मार्केट क्या डिसाइड करता है। तो आई थिंक बड़े ट्रिगर्स की तलाश है। तलाश से मेरा मतलब ये है कि अगले किस ट्रिगर पर बाजार को ट्रेड करना है, इसकी तलाश है। और वो जैसे ही पता चलेगा मैं बताऊंगा आपको। तब तक आप ये मान के चलें कि बाजार रेंज बाउंड से है, कोई बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी के संकेत नहीं है। लेवल्स को फोकस कीजिए, जिन लेवल्स के ऊपर निकलकर आपको लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट बनेगा उस पर फोकस करिए। नीचे सपोर्ट लेवल कहाँ है वो ध्यान में रखिए। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, इसलिए बेहतर ये कि जब तक नए ट्रिगर्स बाजार के सामने क्लियर करना है, जब तक बाजार मन न बना पाए कि मुझे किस ट्रिगर के दम पर आगे बढ़ना है या घटना है, तब तक शांति से लेवल्स पर फोकस कीजिए। शांति से लेवल्स पर फोकस कीजिए। ठीक है सर, तो फिर लेवल्स पर ही करते हैं फोकस। बताएं सर आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत दीप न्यूट्रल है, न बहुत नेगेटिव न बहुत पॉजिटिव। एफआईज के संकेत हल्के से नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर है। वायदा एफआईज के साथ घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं। बाजार मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में काफ़ी हल्के नज़र आ रहे हैं। सेंटिमेंट और ट्रेंड में अभी तक बदलाव नहीं, दोनों ही पॉजिटिव। और वो इस वजह से कि फाइनली 18,300 के ऊपर आपकी लगातार 6ठे दिन क्लोजिंग हुई है। ठीक है, फाइनली लगातार 6ठे दिन आप 42,000 के ऊपर बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पर दीप अगर आप है ना
41,000 के ऊपर देखेंगे। कैन यू बिलीव 18 सेशन हो गए हमें 41,000 के ऊपर, 18 सेशंस, और 18,000 के ऊपर बंद होते थे 14 सेशंस हो गए। हाँ, तो ये है कि आप सोचिए ना, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 300 पॉइंट की खाली रिस्क है आपकी। 18,300 पे आप है माफ कीजिएगा। जब 18,000 के नीचे बंद होंगे तो पहला कमजोरी का संकेत आएगा। जो बिल्कुल डे ट्रेड करते हैं उनके लिए 18,300 है, और इसीलिए आप देखिए शुक्रवार को भी 18,307 घूमते फिरते बंद होने के वक्त वापस ऊपर आ गए थे, नीचे से एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी भी आप देखिए फाइनली 42,400 के ऊपर ही आप बंद हुए, तो क्लोजिंग के लिहाज से आप ठीक हैं, ये आपके लिए ट्रेंड भी पॉजिटिव है। अब आइए सपोर्ट लेवल 18,200 18,250, ये पहली सपोर्ट जोन है जहां पर आप खुलकर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे कि और घटते हैं या बढ़ते हैं। इसके ठीक नीचे 18,100 से 18,175 मजबूत खरीदारी की जगह अगर मौका मिले और इस रेंज में आए तो डेफिनेटली लेना ही लेना है। ूपर की तरफ 300 350 पहली रुकावट की जगह, 400 450 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट करने की जगह। बैंक निफ्टी 42,225 के लो बनाए थे हमने शुक्रवार के सेशन में, वहीं पर आपका सपोर्ट है 42,225 42,300 पहली सपोर्ट जोन है, इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे गए तो 42,075 से लेकर 42,150, अगर 42,075 के नीचे जाते हैं तो 41,900 तक का रास्ता खुलता है, जिसकी संभावना आज कम दिखती है, अगर आए तो वो हो सकता है। ऊपर 42,525 42,625 ये लाइफ टाइम हाई के आसपास के लेवल है। लाइफ टाइम हाई आपका 42,622 का है, अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, 17 तारीख को ही बनाया था हमने। वो पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो फिर ब्लू स्काई जोन में है, खुला नीला आकाश, नए लेवल्स अंदाज से दे रहा हूँ 42,750 850 की रेंज ऊपर की तरफ हो। ठीक है, सपोर्ट लेवल्स 18,300 पर आप बंद हुए। 18,300 पर बंद होने पर बहुत नजदीक के सपोर्ट इसलिए दीप की काफी समय से आप एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 18,275 और 250 200 ये तीन विजिबल सपोर्ट है जो शुक्रवार को आपने इस रेंज को टेस्ट किया है। इसके नीचे जाने के चांस कम है, अगर गए तो 18,175 18,150 18,125 हर 25 मिनट पर वहां भी सपोर्ट है। ऊपर 375 400 दो छोटे लेवल हैं, तो सॉरी 325 350 ये दो छोटे लेवल है, 400 425 दो मीडियम लेवल, 450 फाइनल लेवल, 5 ही लेवल है। 5 ही लेवल है। ओ है ही नहीं, न 450 के ऊपर जाना है इसको, न 100 के नीचे जाना है। अभी जो दिखा रहा है तो 150 ऊपर है, 200 नीचे, ये आपके लिए रेंज है निफ्टी की क्लियर कट। ठीक है, नीचे 200 पॉइंट की रिस्क है, ऊपर 150 पॉइंट की अपसाइड है। बैंक निफ्टी 42,450 के आसपास आप बंद हुए, 42,375 और 300 दो छोटे लेवल, 225 मीडियम लेवल, 150 42,075 और 41,975 अगर जरूरत पड़ी तो, पड़ेगी नहीं। ऊपर 42,525 600 दो छोटे लेवल है, 675 750 850 तीन आगे बड़े लेवल, अगर हमने लाइफ टाइम हाई पार किया तो। ये सिंपल है। ठीक है, डेटा सर एफआईएस की पोजीशनिंग हम देख रहे हैं लगातार वहीं पर है, वो 60 से 65% की रेंज में है। पीसीआर ऑफ कोर्स कम हुआ है, बट एफआईएस अपनी पोजीशनिंग ना बढ़ा रहे ना घटा रहे। वही वाली बात है, हाँ। नया कुछ मिल नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं है, इनसे भी नहीं मिल रहा। हाँ, कि अब नया करें उससे पहले क्या कुछ तो चाहिए ना। मैं अगर आप सुबह आप जैसे मार्केट में एक्टिव हैं, या तो आप फंड मैनेजर हैं या ट्रेडर है या इन्वेस्टर हैं, सुबह आपने टीवी खोला, अखबार पढ़ा, नेट पे आपने न्यूज़ सर्च की, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है। एक, आपके स्टॉक के रिलेटेड कोई अगर खबर आ गई तो आप देखोगे अच्छा मेरे स्टॉक से रिलेटेड है, या मेरे इंटरेस्ट के स्टॉक या सेक्टर में कोई खबर है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील में आ जाएगा ही, तो आप मन बनाएंगे आज स्टील में मुझे क्या करना है। समझो वो नहीं है, और आपका व्यू मैक्रो है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, और वहां पर आप देखेंगे कुछ बड़ा होने के चांस। अब वहां पर कुछ है ही नहीं बड़ा, तो एफआईआई ना वहां कुछ कर रहे हैं ज्यादा, नहीं यहाँ कुछ कर रहे हैं ज्यादा। और पिछले 3 सेशन से आप अमेरिका में भी देखिए बड़े रेंज बाउंड से सेशन हो रहे हैं, कोई बड़ी रेंज नहीं, 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट की रेंज में डाउ दिन भर टाइम पास करके खत्म हो रहा है। तो आई थिंक बड़े अगले नए ट्रेडर की तलाश है, उसके बाद ही एफआईआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो 65% पे है, आमतौर पर इस लेवल पर आकर थोड़ी बहुत एफआईआई लॉन्ग पोजीशन कम करते हैं, अभी तक की नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, लेकिन इससे पहले एक अच्छी बात ये दीप कि जब हम इस मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, एक बहुत बढ़िया संकेत है वायदा कारोबार से, और इसलिए वायदा कारोबार के संकेतों को आइडियली पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। पुट कॉल रेशियो आपके दोनों ही काफी हल्के होकर जा रहे हैं। मैं ओवरसोल्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन 0.89 का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का अच्छा माना जाएगा,
बैंक निफ्टी का 0.92 अच्छा है और इंडिया विक्स भी घटकर 3% नीचे आया। तो बाकी संकेत आपके लिए थोड़े बेहतर हैं। बेहतर है, ठीक है सर। क्या करें फिर? मौजूदा पोजीशन, स्टॉप लॉसेस खरीदना है? अच्छा सॉरी, स्टॉप लॉस भी तो देना भूल गया, वही है 18,250 सेम इंट्राडे, सॉरी 18,175 इंट्राडे, क्लोजिंग 18,250, बेसिकली 18,300 होता है ऑनेस्टली। कई बार क्या होता है लास्ट में 5-15 पॉइंट है ना एडजस्टमेंट वाले, जैसे एडजस्टमेंट में कैसे हुआ 18,307 आया ना शुक्रवार को एडजस्टमेंट के बाद, सो 18,250 रख लो सेफर साइड पर क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे 18,175, 18,207 का लो था शुक्रवार को, उसके थोड़ा नीचे जाए तो आपको काट लेना है। क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही है 42,000, जिसको थोड़ा डीप रखना हो 41,900 रखे, अदरवाइज 42,000। शॉर्ट साइड पे सेम स्टॉप लॉस है जो शुक्रवार का था 18,450 निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई पार करे बंद हो 42,450, सॉरी 650, 42,650। ये स्टॉप लॉस सेम है, एक ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, सेम यही रहेगा, बदलेंगे नहीं। शॉर्ट वाले में कोई नहीं, लॉन्ग साइड में आपकी मर्जी है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे करना हो। ठीक है सर। नई पोजीशन पे आते हैं। खरीदना है निफ्टी 18,150 से 18,225 की रेंज में मिले तो 18,225 मिल सकता है, 30 पॉइंट की प्रीमियम है, और 18,250-60 के आसपास आपको एसजेक्स दिख रहा है। इस रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, 18,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट बनेगा 18,250, 275 और 300, 3 छोटे टारगेट, 350, 400, 425 3 मीडियम टारगेट। थैंक यू वेरी मच। जो लोग बेचना चाहते हैं 18,400 से 18,450 की रेंज परफेक्ट है, अगर मिले और आ जाए तो। आई डोंट नो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान जाने। अगर मिल जाए तो आपको 18,400, 450 की रेंज में पक्का शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 18,525 का होगा। टारगेट जो बनेगा 18,350, 325 और 303 छोटे टारगेट, 275, 250 और 200 बड़े टारगेट के तौर पर ये आपको बिकवाली करनी है। क्लियर कट है? ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 42,075, 42,225, ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 41,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वगैरह यही लगाना है। Okay. इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ना तो ऊपर का लगाना है ना नीचे का, और ये लग जाए और हो जाए तो थैंक यू वेरी मच कर लेना, कोई बात नहीं, जाने दो। 41,900 स्टॉप लॉस, इस स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं होगा, इधर कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। हाँ टारगेट 42,300, 375, 450, 525 और 42,600, ये 5 छोटे टारगेट के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट करना चाहते हैं 42,600 के आसपास मौका मिले, एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं। शुक्रवार को भी यही कहा था, वहां से मौका मिला, आज भी यही कह रहा हूँ। 42,575 से 625 की रेंज में शॉर्ट करना है। स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है 700 का, क्योंकि 625 पार करते आप नए लाइफ हाई में चले जाएंगे। Yes. तो 75 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वो लगाना ही लगाना है। अगर ट्रिगर हो जाए तो थैंक यू कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ करो। हाँ है ना, आगे से नहीं करेंगे शॉर्ट, ऐसा समझ के कर देना है। ठीक है, करना बाद में भी आप करोगे, ऐसा कौन सा रुकने वाले, जिनको करना है शॉर्ट वो तो करेंगे। बहुत सारे लोग बाई नेचर, हाँ उनको करना होता है, हाँ, आदत तो है। बढ़ गया क्यों बेच दे, वैसा बहुत सारे होते हैं, होते हैं, बहुत सारे लोग बाई नेचर कितने ही बोल दो मंदी नहीं करेंगे, हर भाव में उनको लेना ही है, बिल्कुल। चाहे वो लाइफ टाइम लो हो या लाइफ टाइम हाई हो। तो सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से करिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, कुछ भी करें, चाहे तेजी करें मंदी करें, स्टॉप लॉस के बगैर ना करें। एक ही जगह स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती जी। कहाँ सूर्य कुमार यादव की बैटिंग सामने वाले का ट्रिगर होता है। भाई साहब क्या खेलते हैं, जबरदस्त। मतलब इनको देख देख के बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि बैटिंग करना और क्रिकेट खेलना बड़ा आसान है, जो हमें गलतफहमी क्यों देते हैं ऐसी। पूरी टीम ने जितने बनाए उनके डबल इन्होंने बनाए सिर्फ। और मजे की बात है ना, बाकी लोग भी है ना, वो सब एक मैंने कल एक चीज नोटिस की है कि आके लास्ट और हैट्रिक लग गई टीम सऊदी की। सबको क्या लगता है देख देख के कि सूर्य कुमार यादव ऐसी बैटिंग करे, हम भी ऐसी कर लेंगे जाके। मतलब बॉल बहुत, मतलब क्रिकेट की नहीं, फुटबॉल जैसी इतनी बड़ी बॉल दिख रही है, आराम से बैट पे आ रही है, किधर से भी मारो एकदम परफेक्ट छोड़ जाएगा। वही फर्क है, क्लास तो अलग है, अमेजिंग। नंबर 1 क्यों है ये कल देख लेने की, दूसरी सेंचुरी मारी है, 51 बॉल में 111 रन। मतलब मुझे लगता है कि ये आदमी पहला ऐसा बनेगा जो किसी 2020 में डबल सेंचुरी मारेगा। हो सकता है, हाँ। आई थिंक मारी है किसी ने डबल सेंचुरी, थिंक शायद आईपीएल में, शायद आईपीएल में मारी तो नहीं, लेकिन शायद उसके आसपास पहुंचेंगे। हाँ, बट कभी ये बन सकते हैं, अगर कभी 100% ओपनर होते तो पक्का ही मैं कह देता हो जाएगा। ओपनर के लिए तो फिर क्या है कि तुरंत ही, लेकिन
टच वुड, कल तो जो खेलेंगे जो। हाँ, सो हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे जहाँ ट्रिगर नहीं होता सामने वाले का। हाँ, तो यहाँ आपको लेवल सारे मेंटेन करने हैं 42,700 के स्टॉप लॉस के साथ 42,075 तक के टारगेट। ओके, क्योंकि एक्सपायरी वीक है अनिल जी, तो फिर बैन लिस्ट भी बढ़ रही है। पीएनबी आ गया वापस बैन में, आज 7 स्टॉक्स हैं बैन में। पीएनबी फिर से एंट्री हो गई है, इंडिया बुल्स, बलरामपुर, डेल्टा, बीएचईएल, सन टीवी और जीएनएफसी, ये सारे बैन में हैं। डेटा पर आते हैं अनिल जी, एफआईएस के संकेत आज आपने नेगेटिव रखे हैं, जरा समझाएं इसको। 750 करोड़ की बिकवाली छोटी, ऐसे वैसे कोई नेगेटिव जैसे बड़े नेगेटिव नहीं है जी। हल्का फुल्का नंबर, बहुत सारी ब्लॉक डील्स भी हैं दीप, तो इसलिए एडजस्टमेंट काफ़ी है। 900 करोड़ की लोकल फंड्स ने खरीदारी की है, ये नंबर लंबे समय बाद ठीक आया है, बाकी कोई खास बात ऐसी है नहीं। मेक और ब्रेक लेवल 18,300 है जहां पर आप बंद हुए। 18,300 के पुट ऑप्शन पर 70 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 18,300 के कॉल ऑप्शन पर 74 लाख शेयर है, हाईएस्ट नहीं, लेकिन यानी कि 18,300 पर पुट और कॉल दोनों बराबर है। 18,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो थोड़े से तेजी करने वाले ट्रेडर्स दबाव में रहेंगे। अगला बड़ा सपोर्ट, ठीक ठाक से सपोर्ट 18,200 पर आता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीप जो है वो ये कि 18,400 को पार करके टिक पाना मुश्किल है निफ्टी के लिए। 1 करोड़ 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहाँ पर है। सो बेसिकली आपको काम ये करना है कि अगर गलती से रिकवरी होकर आप वापस से 18,400 के आसपास पहुंचे तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन धीमे धीमे हल्की करनी है, ये ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही ध्यान में रखिए। गॉट इट सर, ठीक है। बैंक निफ्टी 42,500 एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है। 42,500 पर 21 लाख शेयर पुट में है, हाईएस्ट है। मंथली एक्सपायरी में डेटा बेहद इंटरेस्टिंग बना दी, देखिए कैसे 42,500 के पुट और 42,500 के कॉल्स दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा है और वो है 38 लाख शेयरों का। 21 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े, तो जब तक 42,625, ध्यान से सुनिएगा, जब तक 42,625 पार न करे तब तक खरीदना नहीं है। अच्छा, ऊपर में ओके, नीचे में खरीदना है तो 42,075 42,225 की रेंज में ही, उसके पहले नहीं खरीदना, क्योंकि 42,500 का कॉल राइटर मजबूती से खड़ा हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे 18,400 का कॉल राइटर खड़ा है। सो 42,625 और 18,450 ये दो आपके लिए लक्ष्मण रेखा हो गई ऊपर। गॉट इट। बड़ी तेजी तभी बनेगी अब जब आप इन दोनों लेवल को पार करके टिकेंगे, नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदना है। फर्क समझिएगा, पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं खरीदना। जैसे निफ्टी बंद हुआ आपका 18,300, पहला सपोर्ट लेवल होता है 18,250 ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,150 18,225, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदना, नहीं कि पहले पर। बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट होता है आपका 18,375 18,300 दूसरा, वहाँ नहीं, 18,175 18,225 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में खरीदना है। तो खरीदने के लिए आराम से अपने लेवल का इंतजार कीजिए, हड़बड़ी में एग्रेसिवली नहीं लेना है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का जो मूड दिख रहा है उस हिसाब से आराम से लिए लेना है, लेकिन अपने सही सपोर्ट लेवल पे लेना, बस इतना ही फर्क है। गॉट इट सर, ठीक है, सपोर्ट लेवल का इंतजार करें और फिर खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय। आइए फिर खबरें, बाय द वे लिस्टिंग 9 बजे 9 बजे करते हैं, और क्या ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। 9 बजे 5 स्टार और आर्केन दोनों पर करेंगे, लेंगे अनिल जी की राय। कुशल, अरमान, आशीष, नुपुर चारों हमारे साथ तैयार बताने के लिए आज की खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज बीएसई इनलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस के लिए सेटलमेंट स्कीम का आखिरी दिन है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज प्री बजट मीटिंग स्टार्ट करेंगे अलग अलग स्टेक होल्डर ग्रुप्स के साथ। महंगाई, ग्लोबल परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की स्थिति और $5 ट्रिलियन का रोड मैप जानने के लिए जो संसदीय समिति है, आज 2:30 बजे इस पर चर्चा होगी। वोडाफोन आइडिया, इसकी ईजीएम होने वाली है। लगभग 1,600 करोड़ रुपए तक के ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर 5 बजे आज बैठक है। विनलास बायोटेक बाईबैक इसका आज से शुरू होने वाला है। साथ ही आईपीओ के लिहाज से 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज के आईपीओस की लिस्टिंग भी है आज। कीस्टोन रियल्टर्स की भी आईपीओ अलॉटमेंट होने वाला है और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा ओएनजीसी और बीकेटी के शेयर्स। साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी ने भी जो स्पेशल डिविडेंड दिया था वो भी एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इजी ट्रिप प्लानर्स यहाँ पर भी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जो जारी किए थे वो भी एक्स डेट होंगे। टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी नजर रखिए क्योंकि सेंसेक्स में ये 19 दिसंबर से बदलाव हो जाएंगे, जहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज बाहर होगा और टाटा मोटर्स इंक्लूड किया जाएगा। तो इस वजह से ये सारे स्टॉक्स और ट्रिगर्स आपको फोकस में रखने हैं। ओके, नजर रखिए, भरपूर ट्रिगर्स और खबरें हैं आज के लिए। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्टील स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। सरकार ने आयरन और स्टील की जो ड्यूटी है उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। एक्सपोर्ट्स जो होते हैं आयरन और लम्प्स, उसके चलते उसमें जो ड्यूटी थी उस पर
अब जो ड्यूटी लगती थी उसमें बदलाव किए गए हैं। पिग आयरन स्टील प्रोडक्ट से रिलेटेड भी जो ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। कोकिंग कोल देखे वहाँ पर भी ड्यूटी को 2.5% लगा दिया गया है जो पहले एग्जाम थी। तो काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पर आते दिखे। CDSL आज फोकस में, क्योंकि सिस्टम कंपनी ने कहा है कि कंपनी का जो सिस्टम है वो ठीक हो चुका है और कोई भी डेटा वहाँ से लीक नहीं हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दीपक फर्टिलाइजर और आरती इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहने वाले दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर को एक नया ऑर्डर मिला है आरती इंडस्ट्रीज से 8,000 करोड़ का 20 ईयर्स का पीरियड, तो एनुअली 400 करोड़ का एनुअल सेल्स दीपक फर्टिलाइजर को मिलेगा नाइट्रिक एसिड के चलते। और आरती इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि जो सप्लाई साइड के कंसर्न्स थे वो अब पूरे होते यहाँ से दिखेंगे। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड फोकस में रहने वाला है, जो मर्जर होने वाला है उसके चलते। NSE ने निफ्टी जो इक्विटी इंडेक्स में शामिल कंपनियों के मर्जर पे नए नियम जारी किए हैं, तो ये दोनों स्टॉक भी फोकस में रहने वाले हैं। जोमैटो आज फोकस में है क्योंकि कंपनी के जो को फाउंडर है मोहित गुप्ता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो कुल वर्कफोर्स है उसके 3% कर्मचारियों की छटनी भी हो सकती है। तो ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। ओके, तो जोमेटो के लिए बड़ी खबर है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है शेयर आज ट्रेड में। अरमान, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबर है? जी, सबसे पहले ऑरबिंदो फार्मा पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके जो तेलंगाना का जो एक जो प्लांट है वहाँ पे US FDA ने निरीक्षण पूरा कर लिया है और वहाँ पे फॉर्म 483 में 10 आपत्तियाँ जो हैं वो उन्होंने जारी की है। और ये जो उन्होंने पूरा जो निरीक्षण किया था वो 10 से 18 नवंबर के बीच में किया था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 25 नवंबर को बायबैक पर बोर्ड बैठक है। RHI मैग्नीसिटा और दालमिया भारत पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो शेयर स्वैप एग्रीमेंट के जरिए जो RHI मैग्नीसिटा है वो दालमिया भारत का भारत रिफैक्ट्री जो कारोबार है वो खरीदा है उन्होंने और वो लगभग 1708 करोड़ में जो है वो उन्होंने कारोबार खरीदा है। डेयरी स्टॉक्स पर ध्यान रखा होगा क्योंकि आपको जो मदर डेयरी है उन्होंने दूध के जो दाम है वो 1 से 2 रुपए प्रति लीटर जो है बढ़ाए हैं। और अंत में इंजीनियर्स इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को चेन्नई पेट्रोकेमिकल से एक ऑर्डर मिला है और ये मनाली जो रिफाइनरी काम के लिए जो है इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट EPC अगर आप CM सर्विसेज के लिए जो है इनको ये ऑर्डर मिला है। ओके, तो खबरें तो काफ़ी सारी हैं और रिएक्शंस भी काफ़ी सारे स्टॉक्स पर आपको आते हुए दिखेगा। आइए फिर अब फोकस करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? पहले तो जो टॉप रिपोर्ट्स हैं वो बताएं। यहाँ पर बाजार में सबकी नजर रहेंगी। सिटी के अगर देखें तो JSW स्टील पे लग रहा है अच्छी खबर आने का इंतजार कर रहे थे। कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में जरूर बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन जो डोमेस्टिक स्टील कीमतें हैं इसमें बड़ा फायदा नहीं होगा, अर्निंग्स में ट्रांसलेट नहीं होगा। इसके चलते आप देखिए उन्होंने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड। पहले न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो काफी हद तक इन्होंने एडजस्ट किया करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, लेकिन बड़ा कट है यहाँ पर 625 से घटाकर सीधे 385 रुपये कर दिया, 708 रुपये की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिटी भी यहाँ पर रेटिंग को टाटा स्टील की डाउनग्रेड कर दिया, पहले खरीदारी की राय थी होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य आप देखें 120 से घटाकर सीधे 95 रुपये कर दिया है, 106 रुपये की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमिरा भी JSW स्टील पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 570 रुपये के लक्ष्य, यानी सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है, लेकिन कोई अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। HCL टेक यहाँ पर CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें और जो लक्ष्य 1050 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया, 1103 की क्लोजिंग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 2484 की क्लोजिंग है, शुक्रवार की 2230 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 3075 रुपये के लक्ष्य के लिए, वहीं मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 3000 रुपये का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2800 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अभी आप देखिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, यहाँ पर बोफा की तरफ से रिपोर्ट आई है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 422 की क्लोजिंग है। IPO के बाद स्टॉक में लगातार करेक्शन बड़ा देखने को मिला है, अब ये टारगेट दे रहे 560 रुपये का और कह रहे कि यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पर फोकस में नजर आ रहे हैं, आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते खरीदारी की राय दी है 560 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो टॉप रिपोर्ट्स हैं और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? हिमांशु, भारतीय एयरटेल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 837 की क्लोजिंग है, 825 रुपये का उन्होंने लक्ष्य दिया। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1475 रुपये के लक्ष्य के लिए। ITC पर ओवरवेट की रेटिंग है 341 की क्लोजिंग है, 374 रुपये का लक्ष्य दिया और एस्कॉट्स में भी JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1525 के लक्ष्य के लिए। M&M मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1227 की क्लोजिंग है, 1441 रुपये का लक्ष्य दिया है। और जोमेटो यहाँ पर भी देखिए काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं अंत
में। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। को फाउंडर का एग्जिट हुआ है, उसके बाद ये रिपोर्ट निकली है। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने व्यू को बरकरार रखा है, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 92 रुपये का लक्ष्य दिया, और मैक्वायरी ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 67 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 60 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स। लेकिन दीप, जो रिपोर्ट्स आई सिटी की बहुत ही खतरनाक बहुत रिपोर्ट्स खतरनाक है, हैं। बिल्कुल। मेटल्स पर आप सोचिए, जो टारगेट्स काटे हैं, माय गॉड, 625 से सीधा 385 जेएसडब्ल्यू स्टील, और टाटा स्टील भी टाटा स्टील 95 कर दिया है। 120 से 95। टाटा स्टील तो चलो फिर भी ठीक है, उतना जेएसडब्ल्यू स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील तो बड़ा कट बहुत ही खराब, बड़ा डाउनग्रेड है, न्यूट्रल से अंडर परफॉर्मर। न्योमुरा ने भी जेएसडब्ल्यू स्टील पे 570 का लक्ष्य रखा है, तो काफी। तो जो आप पॉइंट मेक कर रहे थे कि नहीं है भरोसा, मतलब ठीक है, शायद इसलिए ही ड्यूटी भी कट करी ना, कि डिमांड गिर गई है, दिख रहा है कि अब ड्यूटी लगा के फायदा नहीं है। तो ये सिटी यही कह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ड्यूटी कट, एक्सपोर्ट ड्यूटी कट, उससे घरेलू प्राइसेस में किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी घरेलू दाम जो है वो 15 से 20% ऊपर ही चल रहे हैं एक्सपोर्ट से। सो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बेचना है आपको लोकली बेचना है, एक्सपोर्ट आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर तो न तो डिमांड है न भाव है, जी। दोनों ही चीज़ नहीं है, तो वो फिर उस ड्यूटी का मतलब भी नहीं निकलता है, इसीलिए हटाई। सो आई थिंक लेट्स सी क्या कुछ होता है। आइए करते हैं मुलाकात, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। वक्त है सोमवार की सुबह पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, शुरुआत करूं। पहले तो आपकी मैंने आज सुबह सुबह तस्वीरें देखी अनिल जी, वो आप किसी सीए उसमें गए हुए थे सेमिनार में बोलते हुए। जी। तो बिल्कुल अनिल जी, आज आप उसमें अनिल जी बिल्कुल जो बॉलीवुड वाले लोग होते हैं ना अनिल जी, वो डार्क कलर की शर्ट और फैंसी टाइज अनिल जी बिल्कुल चमक रहे थे अनिल जी, बिल्कुल बॉलीवुड स्टार टाइप लग रहे थे, कोई फाइनेंशियल मार्केट के अनिल जी, मतलब कि आप एडिटर टाइप नहीं लग रहे थे। तो 2 मिनट तो अनिल जी मैं शर्ट और टाई देखता रहा आपकी। नहीं, वो एक्चुअली जनरली वो बोलते हैं कि मुझे हम बताया और समझाया गया कि शाम का जो प्रोग्राम होता है, उस शाम के प्रोग्राम में आपको डार्क कलर थोड़ा डार्क ऐसा अच्छा सही है लगता है। हाँ, मतलब वो देखो दीप भी हाँ कह रहे हैं, सही। तो बंसल जी आप भी शाम को कहीं जाएं तो डार्क कलर पहनिए, दोपहर में सुबह हो तो लाइट ज्यादा कलर। स्टाइलिश, मतलब जो हमें अच्छी लुक अच्छी आती है। हाँ, हमें जो दिया जाता है हम पहन लेते हैं, और क्या है। बट ये विजुअल्स, ये मधु केला सर दिख रहे हैं साथ में, नवनीत सर, और हाँ आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए कैसे? अरे बस लोगों का प्यार है दीप। और आप देखिए करीबन मेरे ख्याल से 6000 सीए थे हिंदुस्तान में। 114 साल में पहली बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स आयोजित हुआ है। अच्छा। सी इंस्टीट्यूट। ये बदलते भारत की तस्वीर है। एक जमाना था जब G20 में भारत घुसने की कोशिश कर रहा था, इस बार G20 हम होस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली देखिए सी इंस्टीट्यूट कहाँ तक पहुंची है, इतनी प्रोग्रेस की है कि आज इतना सक्सेसफुल आयोजन हुआ है। हुज हु आप देखिए, सब फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर पीयूष गोयल साहब से लेकर कई सारे मंत्री, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज उन्होंने संबोधित किया है। 4 दिन का पूरा प्रोग्राम लंबा चला है, और 6000 से ज़्यादा सी। और पहली बार मैंने इतिहास में ऐसा देखा थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोगों के फ़ोन मुझे इसलिए आ रहे थे कि सर पास दिलवा दीजिए। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि आमतौर पर तो वो फिल्म अवार्ड्स वाले फंक्शन वगैरह जो होते हैं उनके पास मांगे जाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस बंद राइट पूरे, मतलब 1 महीने पहले ही पैक, जैम पैक, 6-7 हज़ार सीए। सोचिए, मतलब गजब का प्रोग्राम है पूरी दुनिया भर से। सो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, मजा आया मतलब जाके। और जो लोगों का प्यार है वो तो खैर अलग ही चीज़ है, बिल्कुल। सो बंसल जी धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। बट बहुत ही जोरदार प्रोग्राम था। हाँ, एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, मेरे साथ पैनल पर नवनीत मुनोत साहब थे, नीलेश शाह साहब थे, और मधु केला सर थे। इन तीनों के साथ जो हमारी चर्चा हुई बाजार और इकोनॉमी पर, वो आपको आज सुबह 11 बजे वो शो देखने सुनने को मिलेगा। तो आज सुबह 11 बजे मिस मत कीजिएगा। ये शो जो हमने कल शाम को 6 बजे डिस्कस किया था, वो आज आपके सामने आ रहा है। जी बंसल जी। जी अनिल जी, अब मैं अपनी पिक ऑफ द वीक पे आता हूँ। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक मेरी है रैलीज इंडिया। रैलीज पर खरीदारी की राय है 223, 223 का स्टॉप लॉस है, 255 का टारगेट है, और इस सप्ताह के लिए मैंने चूज करा रैलीज इंडिया को। ये रैली करेगा सर? बिल्कुल अनिल जी, देखिए जहां चंबल और जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं अनिल जी, फर्टिलाइजर में त्राही हो रखी है, तो अनिल जी पूरी रिसर्च करके स्टॉक रिकमेंड करा है, और वो भी पिक ऑफ द वीक में अनिल जी।
तो चांसेस अनिल जी हाई हैं, रैली करेगा, रिजल्ट भी अच्छे आए थे, टेक्निकली एक बड़े वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है यहाँ पर। ओके, परफेक्ट। तो रिलीज इंडिया है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय इस हफ्ते के लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक सेल साइड का स्टॉक है और मुझे बिकवाली करनी है लॉरस लैब्स के फ्यूचर्स में, जो कि एक कंडीशनल सेल रहेगा। लगभग 450 के आसपास का अनिल जी इसमें क्लोज था फ्राइडे को, और 445 के नीचे अगर फ्यूचर्स जाते हैं तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स बनाने की सलाह रहेगी। 456 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और 400 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर लॉरस लैब्स में फ्यूचर्स में इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, एक वीक सेटअप है, काफी कमजोर चार्ट रहा है पिछले कुछ समय से, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से था, और अगर ये स्टॉक 450 के नीचे सेटल होना शुरू होता है तो मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकती है, और इसके चलते मेरे को लगता है कि यहाँ पर लॉरस लैब्स के फ्यूचर में इस हफ्ते बिकवाली करके चला जा सकता है। ओके, तो लॉरस लैब है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अनिल जी, किस जो लिए? आपने अनिल जी कंफ्यूजन दूर किया। एक बड़ी फैशन टिप अनिल जी आज सवेरे दे दी आपने कि शाम को थोड़ा डार्क पहनना है, सवेरे लाइट पहनना है। और अनिल जी, मैं जब से ये सोच रहा था कि आप जब सपने में आते हैं एकदम काली शर्ट पहनकर आते हैं। हाँ, वो रात को होती है इसलिए। तो अनिल जी उसकी वजह यही है कि वो तो एकदम गहरी रात में ही। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। तो ड्रेसिंग सेंस ठीक है मतलब हमारा एकदम परफेक्ट। जी कुणाल जी धन्यवाद, बताएं सर। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द वीक में मेरी खरीदारी की राय है कैस्ट्रॉल में। कैस्ट्रॉल बहुत समय से चला नहीं है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है और जो इसका वीकली चार्ट का सेटअप है, मुझे लगता है अनिल जी इसमें आपको एक बड़ा पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। तो कैस्ट्रॉल खरीद करके चलें। यहां पर 125 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। दो टारगेट हैं, 140 के और 145 के, और आज बाजार अगर नीचे खुलता है तो थोड़ा नीचे मिल जाएगा। 125 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर कैस्ट्रॉल में खरीदारी करें। ओके, तो कैस्ट्रॉल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली की सलाह है मेरी बजाज ऑटो पर। यहां पर एक ब्रेकडाउन क्लियरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिला। एक चैनल ब्रेकडाउन टेक्निकली मैं कहूंगा अनिल जी यहाँ पे देखने मिला है, और करंट लेवल्स पर भी बेच सकते हैं। स्पॉट के लेवल्स अगर मैं बताऊं तो 36-33 के रहे क्लोजिंग में, यहाँ पे भी बेचे। अगर थोड़ा बहुत उछाल आया 36-75 के आसपास तो और बेचेगा। सो 36-75 टू 36-33 ये रेंज में आपको बेचना है। स्टॉप लॉस अनिल जी ऊपर में रहेगा 37.25 का, एंड टारगेट जो नीचे के बनकर आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट बन रहा है 3540 का, 3540 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 3470। सो 3540, 3470 ये दो टारगेट्स के लिए बेचे बजाज ऑटो। यहाँ पे क्लियर कट एक शॉर्ट बिल्डअप, ब्रेकडाउन टेक्निकली, इंडिकेटर्स में सेल क्रॉसओवर, फ्रेश मोमेंटम सेल देखने मिल रहा है। सो एट ऑल द पैरामीटर्स टेक्निकल डेरिवेटिव्स पर यहाँ पे एक बिकवाली की सलाह है। ओके, बिकवाली की राय बजाज ऑटो में 3725 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है आपके लिए लेवल्स सारे फ्यूचर्स के जय की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, सिमी जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से खरीदारी का ही सलाह होगा। एफएल इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह है। वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है कि एक हल्का सा सॉसर फॉर्मेशन है। सॉसर का जो टारगेट आता है, मिनिमम जो प्रोजेक्शन आता है सॉसर का, वो 1340-1350 का आता है। तो मेरा पहला टारगेट 1340-1350 का ही है। 1350 से 70 का मैंने पहले टारगेट दिया है, तो वही पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट मेरा 1450 का होगा, जो कि एक बड़ा वाला टारगेट है। अगर 1350 से 70 का लेवल क्रॉस हो जाता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो 1450 तक भी ये मूवमेंट एक्सटेंडेड हो सकता है। और ये एफएल इंडिया का जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो 1240 का है। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। आज छोटा मोटा करेक्शन में खुलना चाहिए, तो करेक्शन में खरीदने का सलाह है 1240 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए एफएल इंडिया जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सिमित जी की तरफ से इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और अब सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक पे नजर रखना है, जिसमें डिप्स में खरीदारी करना है, वो स्टॉक है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव मेंटेन है
छोटा मोटा डिप मार्केट की गिरावट के साथ स्टॉक के अंदर आ सकता है, तो उस डिप में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 2640 के आसपास बनेगा, और यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है पीडीलाइट के अंदर वो ऊपर में 2750 से लेके 2780 रुपए तक के लेवल पीडीलाइट में जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो 2680 के आसपास डिप्स पर खरीदारी करें, 2750 से 2780 के टारगेट्स करें। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। 2650 2700 की रेंज यहाँ पर खरीदारी करने के लिए है। नीचे में स्टॉप लॉस 2640 का लगाना है। 2750 और 2780 दो टारगेट है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए जैन साहब से भी करते हैं मुलाकात। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते का आपका पसंदीदा शेयर और साथ ही शुक्रवार की भी आपकी रिकमेंडेशन से एक बार जरा दोहरा दें। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एंड 11 बजे इंतजार रहेगा शो का अनिल जी, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। और वाकई में देख रहा हूं मैं, मतलब सीए का नाम आजकल आ जाए इंडिया में तो एकदम पर्सोनिफाइड हो गया कि बस सीए और अनिल जी, मतलब सीरियसली मतलब बहुत मजा आने वाला है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एपिसोड अनिल जी। एंड जो मैं फ्राइडे के दिन जो मैंने स्टॉक्स बताए थे, मैं उसमें बता दूं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे कोलगेट पामोलिव दिया था। एफएमसीजी स्टॉक्स वापस से ठीक लगने लगे और मुझे लगता है वहां पे अच्छे लेवल्स पे इवन और भी मेरा एक दूसरा भी एफएमसीजी स्टॉक आने वाला है। फिर महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स, जो मैं जनरली जेम्स में या एसपीएल में वैसे कवर नहीं किया, बट ये पोजिशनल पिक के तौर पे मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया लेवल्स पे कुछ और चेंजेस आए हैं कंपनी में बढ़िया, तो मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया। और महिंद्रा अगेन महिंद्रा ग्रुप की महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव अगेन ऑटो इंसुलेरीज, तो वो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था मैंने। और इस हफ्ते के लिए जो मेरी मेन पिक ऑफ द वीक है वो है टीटीके हेल्थ केयर। मुझे अगेन बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक, पहले भी दिया हुआ है काफी बार। और आईसीआईसीआई बैंक अगेन बैंक निफ्टी का लीडर यही रहेगा, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो मैंने अभी कहा कि मैंने एफएमसीजी सेक्टर से और दिया है। और एक इन्फोसिस एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एबट इंडिया। तो ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स जो जैन साहब को पसंद है। कोलगेट, महिंद्रा हॉलिडेज, आईसीआईसीआई बैंक, एबट, इन्फोसिस, एचयूएल, ये सारे के सारे हैं जहां पर आपको करनी है इस हफ्ते खरीदारी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों पिक्स जैन साहब की तरफ से, जिस पर रहेगा फोकस रहने वाला है कई सारे स्टॉक्स पर, क्योंकि आज ढेरों खबरें आती हुई आपको दिखी हैं। एक तो टाटा मोटर्स पर सिमी जी से राय लेनी पड़ेगी और फिर जैन साहब से भी पूछेंगे जो बदलाव हो रहा है। सिमी जी, सेंसेक्स में एंट्री के लिए तैयार है, अगले महीने 19 तारीख को होगा। टाटा मोटर्स चार्ट पर जरा देखें एक बार। थोड़ा सा वीकनेस शो किया है दीपांशु, वीकली चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस तो है, पर जो एक वीक से पहले जो चार्ट था उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ही था। जो भी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक 415 410 के आसपास सपोर्ट लेने का कोशिश ज़रूर करेगा एक बार। तो उस रेंज के आसपास मिलता है तो ज़रूर खरीद कर देखना चाहिए। 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर में 435 से 440 का ही रेजिस्टेंस है। जब पार करेगा तब इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल तो जो स्ट्रक्चर है खरीदारी डीप में ही करने का सजेशन होगा, करंट लेवल पर नहीं। आपकी राय, टाटा मोटर्स सेंसेक्स में आ रहा है, डॉक्टर रेड्डीज बाहर जा रहा है। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए कि टाटा मोटर्स इनकंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, लगातार बड़ा घाटा पोस्ट कर रही है, उसके सामने एक प्रॉफिटेबल कंपनी सेंसेक्स से बाहर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपने मुझे सवाल पूछा। इनफैक्ट मैं भी यही सोचा कि भी टाटा मोटर्स, देखिए 5 साल हो गए देखते देखते, अभी तक तो प्रॉफिट्स में नहीं है कंपनी, और मैं बहुत एक्साइटेड होता नहीं हूं टाटा मोटर्स की। देखिए एक तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरीके से इनके जो हेड्स है वो कैसे रिजाइन कर रहे हैं, एक तो ये, दूसरा इतनी डेट्स और इतना कंपटीशन यूरोप, और ये मतलब कहीं ना कहीं देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में मुझे अब ऐसा लगने लगा कि बहुत डिफरेंट तरीके से अब स्टॉक्स को आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैप वाइज आते हैं या और कुछ क्राइटेरिया जो भी होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत दिनों से इस चीज के ऊपर कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार होता है, कभी भी बातचीत होती है, तो मैं इस चीज को रेज करता आया हूं। ये मेरे को 5-6 साल हो गए, क्योंकि बहुत सारे डेट हैवी कंपनीज भी निफ्टी में है, बहुत सारे रिस्की स्टॉक्स भी सेंसेक्स में है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज के ऊपर चिंतन करनी पड़ेगी। और आई एम वेरी श्योर चिंतन करने वाले इंडिया में मतलब जो रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस है, दे आर वेरी मतलब मैं बोलूंगा कि कैपेबल, और करेंगे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक संभाव इसके ऊपर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, और मेरे को सुना भी होगा मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में, आई एम नॉट बुलिश, क्योंकि इतने डेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखिए कोई भी क्वार्टर में प्रॉफिट से नहीं आता, और इतने हैवी जस्ट बिकॉज टाटा का नाम लगा हुआ है, ये बस एक इसका एडवांटेज है। और ईवी के स्पेस में सर्टेनली एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल रहा है इनको, दैट इज नंबर 2। बट स्टिल फंडामेंटल्स तो फंडामेंटल्स ही होते हैं। मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म कोई का व्यू हो तो ये स्टॉक इन्वेस्टेबल है।
एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म है व्यू तो ही इन्वेस्ट करें, वरना थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ऑफ कोर्स इनफ्लोज होंगे, अगर आप इंडेक्स बदलाव देखते हैं तो जो भी स्टॉक अंदर आ रहे हैं इनफ्लोज तो होते हैं, उस पर हम रिसर्च में पेश करेंगे। बट थोड़ा बाजार सरप्राइज हुआ है, टाटा मोटर्स अंदर आ रहा है, डॉक्टर रेड्डीज बाहर जाएगा। एक बार डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर भी पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या व्यू है। हिमांशु जी जरा देखें डॉक्टर रेड्डीज। बिल्कुल दीपांशु, देखिए डॉक्टर रेड्डीज एक डिसेंट करेक्शन के बाद 3700 तक के लेवल्स टेस्ट करने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फिलहाल बना हुआ है, और 4600 के आसपास हमने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस इसने स्टॉक ने किया है जब भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। मेरा ऐसा मानना है कि फॉर द टाइम बीइंग शायद ये स्टॉक एट बेस्ट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि चार्ट पर कोई ऐसा ना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव सेटअप है, ना ही काफी कोई कुछ एनकरेजिंग सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि 4200 4500 एक ब्रॉडर रेंज स्टॉक के लिए रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट इस साल में ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, तो शायद इस एक्सक्लूजन के बाद बहुत ज्यादा एक डेंट देखते हुए ना मिले। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। फार्मा में औरोबिंदो भी फोकस में रहेगा, एक और यूएसएफडीए परेशानी आई है, उस पर भी करेंगे चर्चा, और भी स्टॉक्स करने हैं फोकस में। पर आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।